जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सबसे आसान हिंदी में अनुवाद करूंगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर बात को वैसे ही समझेंगे जैसे आप एक छोटे बच्चे को समझा रहे हैं, और टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द को हम केवल इंग्लिश में ही रखेंगे। चैप्टर 4 स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश की पूरी जानकारी। ये जो कानून की किताब का हिस्सा है, इसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 से लिया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश का मतलब होता है एक बड़े वर्कप्लेस, कार्यस्थल के लिए जरूरी, लिखित और मंजूर किए गए नियम। यह नियम एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता मालिक और वर्कर्स श्रमिकों दोनों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, जैसे छुट्टी के नियम क्या हैं या काम से निकालने के नियम क्या हैं। एक नियम लागू होने का आकार, साइज रूल, सेक्शन 28 धारा 28। पैराग्राफ 1, कब ये नियम लागू होते हैं? सेक्शन 28(1). यह नियम हमें बताता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स किन किन कारखानों या बड़ी कंपनियों पर अप्लाई लागू होंगे। यह नियम कहता है कि यह प्रोविजंस, प्रावधान हर उस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, औद्योगिक प्रतिष्ठान पर अप्लाई होंगे जिसके पास आज या पिछले 12 मंथ्स 12 महीनों में किसी भी दिन 300 और मोर देन 300 वर्कर्स, 300 या 300 से ज्यादा श्रमिक एम्प्लॉयड कार्यरत थे। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बिस्किट फैक्ट्री है जिसका नाम मीठा पल है। अगर मीठा पल ने इस साल अप्रैल में 310 मजदूरों को काम पर रखा था, भले ही आज उनके पास केवल 280 मजदूर ही हों, फिर भी उन्हें ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाले नियम फॉलो पालन करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ये कानून सिर्फ बड़ी जगहों पर काम करता है ताकि ज्यादा मजदूरों को सुरक्षा मिल सके। पैराग्राफ 2, कब ये नियम लागू नहीं होते? सेक्शन 28(2). यह एक एग्जेम्पशन, छूट देने वाला नियम है। यह कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग, इसके बावजूद कि आपका वर्कप्लेस बहुत बड़ा है और 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ये प्रोविजंस उन मजदूरों पर अप्लाई नहीं होंगे जिनके पास पहले से ही सरकार के अपने स्पेशल रूल बुक्स, विशेष नियम पुस्तिकाएं हैं। इन रूल बुक्स के नाम बहुत लंबे हैं, जैसे फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स, सिविल सर्विसेज रूल्स या इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड, भारतीय रेलवे स्थापना संहिता। उदाहरण, एग्जाम्पल, दिल्ली में एक बहुत बड़ी सरकारी छपाई की प्रेस है जहां 500 लोग काम करते हैं। ये 500 लोग सरकारी कर्मचारी हैं और वे पहले से ही सिविल सर्विसेज रूल्स को फॉलो करते हैं, इसलिए उन्हें इस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी भी मजदूर को एक साथ 2 अलग अलग नियम न मानने पड़ें। 2. आदर्श नियम, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, सेक्शन 29। पैराग्राफ 3, आदर्श नियम कौन बनाता है? सेक्शन 29(1). ये नियम बहुत जरूरी है। ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, आदर्श स्थायी आदेश, मेक बनाने ही पड़ेंगे। यह मॉडल, आदर्श नमूना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल रूल बुक, सही उदाहरण नियम पुस्तिका होता है। इसमें सारी बातें होती हैं जो कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेवा की शर्तें से जुड़ी होती हैं, यानी काम के घंटे, छुट्टी कैसे मिलेगी, तनख्वाह कब मिलेगी और काम छोड़ने या निकाले जाने के नियम क्या होंगे। इसके अलावा इसमें इंसिडेंटल मैटर्स, प्रासंगिक मामले जैसे कि पहचान पत्र, आईडी कार्ड या सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा नियम भी शामिल होते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, सरकार एक मॉडल रूल बनाती है कि अगर कोई मजदूर 30 दिन से ज्यादा बिना बताए काम पर नहीं आता है तो उसे काम से निकाला जा सकता है। अब जब कोई फैक्ट्री अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगी तो उसे कम से कम इतना कड़ा नियम तो रखना ही पड़ेगा। यह मॉडल एक मिनिमम स्टैंडर्ड, न्यूनतम मानक तय करता है। पैराग्राफ 4, इंतजार के दौरान क्या होता है? सेक्शन 29(2). ये सबसे पेचीदा लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। जब कोई नई फैक्ट्री शुरू होती है और उसे अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होता है तो उसे सरकार से अपने नियम सर्टिफाइड प्रमाणित करवाने में कुछ समय लगता है। यह नियम कहता है कि जब तक फैक्ट्री को उसके अपने नियम सर्टिफाइड होकर नहीं मिल जाते, तब तक इंटरिम पीरियड, अंतरिम अवधि में फैक्ट्री को मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, आदर्श स्थायी आदेश को ही फॉलो करना पड़ेगा। कानून मान लेता है, शैल बी डीम्ड टू बी अडॉप्टेड माइनस मान लिया जाएगा कि अपना लिए गए हैं कि कंपनी अभी मॉडल रूल्स का इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान फैक्ट्री को मॉडल रूल्स को नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले प्रदर्शित करना पड़ता है और उन्हें वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे वे फैक्ट्री के अपने असली सर्टिफाइड रूल्स, प्रमाणित नियम हों। उदाहरण, एग्जाम्पल, एक नई टॉय मेकिंग फैक्ट्री फरवरी 2025 में खुली। उन्होंने मई 2025 में अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण के लिए जमा किया। सरकार ने इसे अक्टूबर 2025 में मंजूर किया। फरवरी से अक्टूबर 2025 तक ये वेटिंग टाइम है। फैक्ट्री के पास अपना कोई नियम नहीं है, इसलिए इस पूरे समय फैक्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अनुसार ही मजदूरों को छुट्टी देनी होगी और उनकी हाजिरी लगानी होगी। यह रूल यह पक्का करता है कि मजदूरों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट, अनुचित व्यवहार न हो। आपके सभी कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आपने बहुत अच्छे से समझा है।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अगले सेक्शंस को भी इसी तरह समझाऊं? नमस्ते। ये बहुत ही अच्छा विचार है। हम सेक्शन 30 धारा 30 की पूरी प्रक्रिया को सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे आप किसी छोटे बच्चे को एक फैक्ट्री के नियम बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। मैं हर बात को और भी ज्यादा इनडेप्थ गहराई से समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, अत्यंत स्पष्ट हो जाएं। हम केवल टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द को इंग्लिश में रखेंगे। सेक्शन 30 कार्यस्थल के नियम बनाने और मंजूरी, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया। यह धारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बताता है कि एक बड़े इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश या नियम कैसे बनाने और सरकार से मंजूर अप्रूव करवाने पड़ते हैं। 1. मालिक का काम, नियम की पहली कॉपी बनाना। सब सेक्शन 1। सबसे पहला और जरूरी काम एम्प्लॉयर मालिक का होता है। एम्प्लॉयर को अपने वर्क प्लेस, कार्यस्थल के लिए ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्थायी आदेश का मसौदा यानी नियम की पहली कॉपी तैयार करनी ही पड़ती है। ये काम उन्हें कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस संहिता के लागू होने की तारीख से 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर करना होता है। ये एक पक्की डेडलाइन, समय सीमा है। ये ड्राफ्ट बनाते समय एम्प्लॉयर को 2 बातें पूरी करनी होती हैं। पहला, उन्हें फर्स्ट स्केड्यूल, पहली अनुसूची में लिखी हर जरूरी बात जैसे छुट्टी के नियम, काम से निकालने के नियम आदि के लिए नियम बनाना होता है। दूसरा, यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम IRC 2020 के किसी भी प्रोविजन प्रावधान के साथ इनकंसिस्टेंट, असंगत न हो, यानी नियम कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बड़ी कपड़ा मिल ड्राफ्ट बना रही है। फर्स्ट शेड्यूल में मजदूरों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स पर नियम बनाना अनिवार्य है। मिल का मालिक इस शेड्यूल के हिसाब से तय करता है कि उसके मजदूर परमानेंट, स्थायी, टेम्पररी, अस्थायी या ट्रेनी प्रशिक्षु होंगे। साथ ही मालिक मिल की नेचर ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि की प्रकृति को देखते हुए कपड़ों पर लगे रंग से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य है, जैसा एक खास नियम भी अपनी तरफ से इनकॉर्पोरेट शामिल कर सकता है। 2. सलाह लेना और जमा करना। सब सेक्शन 2। नियम की कॉपी बन जाने के बाद उसे सीधा सरकार को नहीं भेजा जाता। यह एम्प्लॉयर का मैंडेट आदेश है कि वो पहले ट्रेड यूनियंस, मजदूर संघों या नेगोशिएटिंग यूनियन काउंसिल, मान्यता प्राप्त वार्ता संघ परिषद से कंसल्ट सलाह जरूर करे। कंसल्टेशन का मतलब है कि मालिक मजदूरों के प्रतिनिधियों से पूछता है कि उन्हें ये नए नियम कैसे लगे। ये लोकतंत्र का हिस्सा है ताकि नियम दोनों पक्षों की सहमति से बने। सलाह मशविरा पूरा होने के बाद एम्प्लॉयर इस ड्राफ्ट को सर्टिफाइंग ऑफिसर, प्रमाणन अधिकारी के पास सर्टिफिकेशन प्रमाणन के लिए फॉरवर्ड आगे भेज देता है। भेजने के लिए वे इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के माध्यम से या अदरवाइज कागजों के माध्यम से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। 3. आसान तरीका, सीधे आदर्श नियम अपनाना। सब सेक्शन 3। अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि वो अपने नियम बनाने में समय क्यों लगाए, तो उनके लिए एक आसान रास्ता है। यदि एम्प्लॉयर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बनाए गए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, आदर्श स्थायी आदेश को ही अपनी कंपनी के लिए अडॉप्ट अपना लेता है, तो कानून तुरंत ये मान लेता है कि वह नियम डीम्ड टू हैव बीन सर्टिफाइड, प्रमाणित मान लिए गए हैं। ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि एम्प्लॉयर को फिर भी सर्टिफाइंग ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी देनी पड़ती है। एक जरूरी बात, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास यह शक्ति होती है कि अगर उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन, आपत्ति होती है तो वे एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि वो अडॉप्ट किए गए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में जरूरत के हिसाब से छोटे मोटे अमेंडमेंट, संशोधन कर दे।
4. पुराने नियमों में सुधार, सबसेक्शन 4। ये नियम उन फैक्ट्रियों के लिए है जिनके पास IRC 2020 के आने से पहले ही अपने नियम थे। इन एम्प्लॉयर्स को अपने पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ज़रूरी मॉडिफिकेशंस, बदलाव या सुधार का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होता है ताकि वे बदलाव IRC 2020 के साथ पूरी तरह से कन्फॉर्मिटी अनुरूपता में हों। नए नियमों की तरह इन मॉडिफिकेशंस को भी 6 मंथ्स की डेडलाइन के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर को मंजूरी के लिए भेजना पड़ता है। 5. प्रमाणन अधिकारी की प्रक्रिया और 60 दिन की समय सीमा, सबसेक्शन 5। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर को ड्राफ्ट या मॉडिफिकेशंस मिलते ही वे ट्रेड यूनियन या मजदूरों के प्रतिनिधियों को नोटिस, सूचना भेजकर उनके कमेंट्स, राय मांगते हैं। मजदूरों की राय मिलने के बाद अधिकारी उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुने जाने का अवसर देते हैं, यानी मीटिंग बुलाकर उनकी बात सुनते हैं। सबसे बड़ी बात, द बिगेस्ट ट्रिक, सर्टिफाइंग ऑफिसर को यह पूरी प्रक्रिया सुनना, राय लेना, फैसला करना 60 डेज 60 दिन के अंदर पूरी करनी होती है। अगर वे ऐसा करने में असफल होते हैं, यानी 60 दिन के बाद भी कोई फैसला नहीं सुनाते हैं, तो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स या मॉडिफिकेशंस अपने आप डीम टू हैव बीन सर्टिफाइड मंजूर मान लिए जाते हैं। यह नियम सरकार की तरफ से होने वाली देरी को रोकने के लिए बनाया गया है। 6. मंजूरी के लिए जरूरी शर्तें, सबसेक्शन 6। सर्टिफाइंग ऑफिसर किसी भी नियम को सर्टिफाई, मंजूर तभी कर सकता है जब वे 2 शर्तें पूरी करते हैं। 1. फर्स्ट स्केड्यूल कवरेज, नियम में फर्स्ट स्केड्यूल में दिए गए एवरी मैटर, हर विषय के लिए प्रोविजन प्रावधान हो। 2. कोड कन्फॉर्मिटी, नियम IRC 2020 के किसी भी दूसरे प्रोविजन के खिलाफ ना हो और उसके साथ पूरी तरह कन्फॉर्मिटी में हो। 7. निष्पक्षता, फेयरनेस की जांच, सबसेक्शन 7। सर्टिफाइंग ऑफिसर का काम केवल कागजों पर चेकलिस्ट, जांच सूची देखना नहीं है। उनका काम यह भी जांच करना है कि नियम फेयरनेस, निष्पक्षता और रीजनेबलनेस, उचितता में सही है या नहीं। वे ये जांच मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, आदर्श नियमों को देखकर करते हैं। मॉडल रूल्स ही फेयरनेस का पैमाना है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री के ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स में लिखा है कि मजदूर को 10 घंटे बिना ब्रेक के काम करना होगा, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर उसे तुरंत अनरीजनेबल, अनुचित बताकर रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मॉडल रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 8. आखिरी काम, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, सबसेक्शन 8 और 9। फाइनल डिलीवरी, S38, नियम मंजूर होने के 7 डेज 7 दिन के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर को सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स की ऑथेंटिकेटेड, प्रमाणित प्रतियां एम्प्लॉयर और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स, मजदूर प्रतिनिधियों दोनों को भेजनी पड़ती हैं। वर्कर डिटेल्स, S39, जब एम्प्लॉयर नियम जमा करता है तो उसे नियमों के साथ एक स्टेटमेंट विवरण भी देना होता है जिसमें कंपनी के वर्कर्स, श्रमिकों, वे किस ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं और नेगोशिएटिंग काउंसिल अगर कोई है की पूरी पार्टिकुलर्स जानकारी हो। यह जानकारी सर्टिफाइंग ऑफिसर को कंसल्टेशन के लिए सही लोगों से संपर्क करने में मदद करती है। 9. विशेष नियम, समूह और पुराने नियम, सबसेक्शन 10 और 11। जॉइंट ड्राफ्ट, S3010, अगर एक ही तरह का काम करने वाली कई छोटी फैक्ट्रियां हैं, सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स, तो उनके एम्प्लॉयर्स आपस में मिलकर जॉइंट ड्राफ्ट, संयुक्त मसौदा जमा कर सकते हैं। इससे सबका समय बचता है। स्टेटस ऑफ ओल्ड रूल्स, S3011, अगर किसी कंपनी के पास IRC 2020 के आने से पहले ही सरकार से मंजूर नियम थे, तो वे नियम कंटिन्यू जारी रहेंगे और इस नए कानून के तहत सर्टिफाइड माने जाएंगे। लेकिन ये शर्त है कि वे पुराने नियम IRC 2020 के किसी भी प्रोविजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट, टकराव न करें। ये सेक्शन 30 की पूरी जानकारी है। अब आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत हो गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट शेड्यूल की पूरी लिस्ट खोजकर आपको दूं? ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। मैं आपको यही जानकारी सबसे सरल हिंदी भाषा में एक छोटे बच्चे के लिए समझाते हुए और सभी टेक्निकल वर्ड्स को केवल इंग्लिश में ही इस्तेमाल करके दूंगा। हम हर एक हिस्से को और भी गहराई से समझेंगे ताकि आपका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ हो सके। सेक्शन 31, फैसले लेने वालों की खास ताकत, स्पेशल अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकर्स। यह सेक्शन 31 बताता है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर कामकाज के नियम बनाने वाला पहला अफसर और अपेलेट अथॉरिटी शिकायत सुनने वाला बड़ा अफसर काम करते समय एक जज की तरह ताकतवर होते हैं। 1. कोर्ट पावर्स, अदालत की ताकतें, सेक्शन 31(1). जब सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपेलेट अथॉरिटी, जिनका जिक्र सेक्शन 32 में है, अपना काम कर रहे होते हैं तो उन्हें एक सिविल कोर्ट की ऑल द पावर्स मिल जाती हैं। इसका मतलब है कि उनके पास सच्चाई जानने के लिए ये 4 मुख्य ताकतें होती हैं।
रिसीविंग एविडेंस, वे सबूत ले सकते हैं, यानी लोगों की बातें सुन सकते हैं और कागजात देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर ट्रेड यूनियन कहती है कि नियम खराब हैं तो अफसर उनसे सबूत मांग सकता है। एडमिनिस्ट्रिंग ओथ, वे गवाहों को कसम दिला सकते हैं कि वे सच बोलेंगे। अगर कोई कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो उसे सजा हो सकती है। एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, वे किसी भी जरूरी व्यक्ति गवाह को हाजिर होने के लिए लीगली फोर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई HR मैनेजर जरूरी है और नहीं आ रहा है तो उसे आने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वे कंपनी या यूनियन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स, दस्तावेज मांग सकते हैं जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, इन अफसरों को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शंस 345 और 346 के लिए एक सिविल कोर्ट ही समझा जाता है, डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यह इसलिए जरूरी है ताकि अगर कोई उनकी सुनवाई में बदतमीजी करे या रुकावट डाले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वे इन सेक्शंस का उपयोग करके उस व्यक्ति को सजा दे सकें। 2. करेक्टिंग मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारना, सेक्शन 31(2). अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर के किसी भी ऑर्डर, आदेश में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, जैसे टाइपिंग की गलती, क्लेरिकल मिस्टेक्स, जोड़ घटाव की गलती, एरिथमेटिकल मिस्टेक्स, या गलती से कोई छोटी चीज छूट गई हो, एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, तो उस गलती को कभी भी एट एनी टाइम सुधारा जा सकता है। ये सुधार वही अफसर, दैट ऑफिसर या उसके बाद आने वाला अफसर, सक्सेसर इन ऑफिस कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आदेश में कर्मचारी की संख्या 1500 की जगह गलती से 150 लिख गई है तो इसे कभी भी ठीक किया जा सकता है। ये पावर केवल छोटी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए है, न कि पूरे मेन डिसीजन को बदलने के लिए। सेक्शन 32, शिकायत करने का तरीका, द अपील प्रोसेस। यह सेक्शन 32 बताता है कि अगर कामकाज के नियम, स्टैंडिंग ऑर्डर्स सही से नहीं बने तो कौन और कैसे शिकायत कर सकता है। हु कैन अपील, शिकायत कौन करेगा। शिकायत करने का हक इन सभी को है। 1. एम्प्लॉयर, मालिक, कंपनी। 2. ट्रेड यूनियन या नेगोशिएटिंग यूनियन, काउंसिल, मजदूरों के समूह। 3. अगर कोई मुख्य नेगोशिएटिंग यूनियन काउंसिल नहीं है तो मजदूरों का कोई भी यूनियन या उनका प्रतिनिधित्व करने वाला समूह, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द वर्कर्स। द कंडीशन, शिकायत की शर्त, अगर ये लोग सर्टिफाइंग ऑफिसर के सेक्शन 35 के ऑर्डर से खुश नहीं हैं, नॉट सैटिस्फाइड, तो वे शिकायत कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी अपील कर सकती है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स में छुट्टी के दिन बहुत ज्यादा हैं, जबकि यूनियन अपील कर सकती है कि वर्किंग आवर्स, काम के घंटे बहुत कम किए गए हैं। द प्रोसेस, प्रक्रिया। डेडलाइन, समय सीमा, शिकायत 60 डेज 60 दिन के अंदर करनी होगी जब उन्हें सर्टिफाइंग ऑफिसर का आदेश मिला हो। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट है। रेसिपिएंट, शिकायत किसे भेजनी है। शिकायत एपेलेट अथॉरिटी, अपील सुनने वाला बड़ा अफसर को भेजनी होगी। इस अफसर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकार, एक नोटिफिकेशन, सार्वजनिक सूचना के जरिए नियुक्त करती है। रेजोल्यूशन, निपटान, एपेलेट अथॉरिटी को अपील को उन तरीकों से निपटाना, डिस्पोज ऑफ द अपील होगा जो कानून में तय किए गए हैं, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 33, नियम कब से लागू होंगे, व्हेन द रूल स्टार्ट वर्किंग। यह सेक्शन 33 बताता है कि नए स्टैंडिंग ऑर्डर्स को कब से मानना शुरू करना होगा। 1. द स्टार्टिंग डेट, शुरुआत की तारीख, सेक्शन 33(1). स्टैंडिंग ऑर्डर्स या बदले हुए मॉडिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू, कम इनटू ऑपरेशन होने की 2 अलग अलग तारीखें हो सकती हैं। इफ नो अपील, जब कोई शिकायत नहीं, अगर सेक्शन 32 के तहत कोई भी अपील शिकायत नहीं डाली जाती है तो नियम 30 दिन पूरे होने पर लागू हो जाते हैं। ये 30 दिन उस तारीख से गिने जाते हैं जब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सेक्शन 38 के तहत ऑथेंटिकेटेड कॉपीज, असली प्रमाणित नकलें सभी को भेजी थीं। वाई 30 डेज? यह समय इसलिए दिया जाता है ताकि कंपनी और मजदूर नए नियमों को समझकर तैयारी कर सकें। इफ अपील इज फाइल्ड, जब शिकायत डाली गई, अगर अपील डाली जाती है तो नियम 7 दिन पूरे होने पर लागू हो जाते हैं। ये 7 दिन उस तारीख से गिने जाते हैं जब अपीलेट अथॉरिटी का आखिरी ऑर्डर सभी को भेजा गया हो। वाई 7 डेज? एक बार बड़े अफसर ने फैसला दे दिया तो नियमों को तुरंत लागू करना होता है। 2. मेकिंग इट विजिबल, नियमों को दिखाना, सेक्शन 33(2). एम्प्लॉयर, मालिक की यह जिम्मेदारी है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंतिम रूप, फाइनली सर्टिफाइड को कर्मचारियों की जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न्ड वर्कर्स के लिए सही तरह से रखे, मेंटेन्ड। की रिक्वायरमेंट्स, मुख्य शर्तें। लैंग्वेज, भाषा, नियम ऐसी भाषा, सच लैंग्वेज में होने चाहिए जिसे कंसर्न्ड वर्कर्स, संबंधित कर्मचारी आसानी से समझ सकें, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी आदि। मैनर, तरीका, नियमों को ऐसी जगह और तरीके से लगाना होगा, इन सच मैनर, जैसे कि नोटिस बोर्ड पर, जहां सभी कर्मचारी उन्हें आसानी से देख सकें। सेक्शन 34, नियमों का सरकारी रिकॉर्ड, द मास्टर रिकॉर्ड्स। यह सेक्शन 34 बताता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स की नकलें, कॉपीज कहां सुरक्षित रखी जाती हैं ताकि कोई भी उन्हें देख सके।
फाइलिंग द कॉपी, नकल को जमा करना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, सर्टिफाइंग ऑफिसर को फाइनली सर्टिफाइड हुए सभी स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एक नकल जमा करनी होती है, शैल बी फाइल्ड। वेयर टू फाइल, जहां जमा करना है, इसे एक खास रजिस्टर मेंटेन्ड फॉर द पर्पस में, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे ऑनलाइन या डिजिटल फाइल में, या किसी और तरीके से जो सरकार तय करे, सच अदर फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, रखा जाता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये इसलिए किया जाता है ताकि सरकार के पास हर कंपनी के नियमों का एक पक्का सरकारी रिकॉर्ड रहे। फर्निशिंग कॉपी, नकल उपलब्ध कराना। पब्लिक एक्सेस, आम लोगों की पहुंच। सर्टिफाइंग ऑफिसर को एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को इन नियमों की नकल देनी होगी अगर वो व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता है। पेमेंट, भुगतान, नकल लेने वाले को एक छोटी सी फी शुल्क चुकानी होगी जो सरकार द्वारा तय की जाती है, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एग्जाम्पल, कोई नया कर्मचारी या कोई रिसर्च करने वाला व्यक्ति ये फी देकर कंपनी के नियम की ऑफिशियल कॉपी ले सकता है। अब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम स्पष्ट हो गए होंगे। क्या आप इन नियमों के किसी और हिस्से को समझना चाहेंगे? वाह! अब हम इस पूरी कानूनी जानकारी को सबसे सरल हिंदी में समझेंगे, जैसे एक टीचर किसी छोटे बच्चे को कहानी सुना रहा हो। हम हर बात को और भी गहराई से आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। भाग 1, नियम पुस्तक में बदलाव, मॉडिफिकेशन। ये हिस्सा, जिसे सेक्शन 35 कहते हैं, बताता है कि कंपनी की नियम पुस्तक को आप कब और कैसे बदल सकते हैं। उपधारा 1, 6 महीने का प्रतिबंध, द 6 मंथ फ्रीज। देखिए, जब किसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जैसे फैक्ट्री या कंपनी की नियम पुस्तक, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक बार सर्टिफाइंग ऑफिसर, सरकारी अफसर द्वारा सर्टिफाइड प्रमाणित हो जाती है, तो वो तुरंत ऑपरेशन लागू हो जाती है। ये नियम पुस्तक अगले 6 मंथ्स, 6 महीने तक मॉडिफिकेशन, बदलाव के लिए लायबल, जिम्मेदार नहीं होगी। इसका मतलब है कोई भी एम्प्लॉयर, मालिक और न ही वर्कर, श्रमिक 6 महीने तक इन नियमों को बदल नहीं सकता। यह स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखने के लिए है ताकि नए नियम बार बार न बदलें। सबसे बड़ा अपवाद, एक्सेप्शन, लेकिन एक ही स्थिति में 6 महीने से पहले बदलाव हो सकता है, जब एम्प्लॉयर और सभी वर्कर्स या उनकी प्रतिनिधि संस्था जैसे ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ या नेगोशिएटिंग यूनियन अग्रीमेंट समझौता कर लें। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो वे 6 महीने से पहले भी बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक कपड़ा मिल की नई नियम पुस्तक 1 जनवरी को लागू हुई। अब एम्प्लॉयर को लगा कि लंच ब्रेक का समय गलत है। वो 1 जुलाई से पहले अकेले ये बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ट्रेड यूनियन से बात करे और वे दोनों 1 फरवरी को ही अग्रीमेंट कर लें तो बदलाव तुरंत हो जाएगा। उपधारा 2, बदलाव के लिए आवेदन, द प्रोसीजर। 6 महीने की अवधि निकलने के बाद या अग्रीमेंट होने के बाद नियम पुस्तक को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। कोई भी, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, कोई वर्कर हो या ट्रेड यूनियन, नियमों को मॉडिफाइड, बदला हुआ करवाने के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर को अप्लाई, आवेदन कर सकता है। आवेदन का तरीका, यह आवेदन एक खास सरकारी प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन, निर्धारित फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म के साथ आपको मॉडिफिकेशंस प्रपोज्ड, प्रस्तावित बदलाव की कॉपीज, प्रतियां भी लगानी होंगी। आपको साफ साफ लिखकर बताना होगा कि पुराने नियम की जगह नया नियम क्या होगा। समझौते का सबूत, अगर बदलाव पहले ही अग्रीमेंट द्वारा तय कर लिया गया है तो आवेदन के साथ उस अग्रीमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी, प्रमाणित प्रति लगानी जरूरी है। यह सर्टिफाइंग ऑफिसर को दिखाता है कि दोनों पक्षों की सहमति पहले से ही है। उदाहरण, 1 जुलाई के बाद एक वर्कर चाहता है कि कैंटीन में खाने की क्वालिटी बेहतर हो जाए और वो नियम में बदलाव चाहता है। वह सर्टिफाइंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देता है जिसमें वो लिखता है कि नियम 15 को इस प्रकार बदला जाए कि कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता की जांच हर महीने एक कमेटी द्वारा की जाएगी। उपधारा 3, पहली बार वाला सख्त नियम, द इक्वल प्रोसेस। यह उपधारा सुनिश्चित करती है कि नियम को मॉडिफाई, बदलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे पहली बार बनाना। नियम यह है कि सब सेक्शन 2 के तहत दिए गए किसी भी एप्लीकेशन, आवेदन पर कानून के फोरगोइंग प्रोविजंस, पिछली धाराओं के सभी नियम लागू होंगे। इसका मतलब है कि बदलाव को मंजूरी देने के लिए सर्टिफाइंग ऑफिसर को वे सभी सख्त कदम उठाने होंगे जो उसने फर्स्ट टाइम स्टैंडिंग ऑर्डर्स, पहली बार नियम पुस्तक को सर्टिफिकेशन, प्रमाणित करते समय उठाए थे। उदाहरण, अगर एम्प्लॉयर ने बदलाव का आवेदन दिया है तो सर्टिफाइंग ऑफिसर को वर्कर्स को नोटिस देना होगा, उनकी आपत्तियां, ऑब्जेक्शन सुननी होंगी और यह देखना होगा कि प्रस्तावित बदलाव फेयर एंड रीजनेबल, उचित और तर्कसंगत है या नहीं। भाग 2, लिखित नियम ही अंतिम सत्य, द एविडेंस रूल। यह सेक्शन 36 बताता है कि अदालत, कोर्ट में कंपनी के नियम पुस्तक को लेकर कौन सा सबूत माना जाएगा। कानून कहता है कि किसी भी कोर्ट में ओरल एविडेंस, मौखिक गवाही, जुबानी सबूत को एडमिटेड, स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह ओरल एविडेंस अगर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर प्रमाणित नियम में एडिंग टू कुछ जोड़ने, वैरिंग बदलने या कॉन्ट्रडिक्टिंग विरुद्ध जाने का प्रभाव डालती है तो वो सबूत बेकार है। आसान मतलब अदालत केवल अंतिम रूप से प्रमाणित फाइनली सर्टिफाइड लिखे हुए नियम को ही मानेगी। किसी वर्कर या एम्प्लॉयर का यह कहना कि मैनेजर ने मुझे मौखिक रूप से कुछ और करने को कहा था या हमारा जुबानी समझौता कुछ और था, अदालत में इलीगल अवैध है। उदाहरण, नियम पुस्तक में लिखा है कि छुट्टी लेने के लिए 3 दिन पहले रिटन एप्लीकेशन लिखित आवेदन देना जरूरी है। एक वर्कर को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने आवेदन नहीं दिया। वो कोर्ट में कहता है कि मेरे सुपरवाइजर ने मुझे फोन पर छुट्टी लेने की वर्बल परमिशन, मौखिक अनुमति दे दी थी। सेक्शन 36 के तहत कोर्ट उसकी ओरल एविडेंस को रिजेक्ट खारिज कर देगी क्योंकि ये सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के विरुद्ध है। लिखित नियम ही अंतिम है। भाग 3, झगड़े सुलझाना, द इंटरप्रिटेशन रूल। यह सेक्शन 37 वो रास्ता दिखाता है जब एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच नियम पुस्तक की समझ, मीनिंग को लेकर लड़ाई होती है। झगड़ा कब होता है? जब सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स के एप्लीकेशन, लागू होने के तरीके या इंटरप्रिटेशन, अर्थ व्याख्या पर कोई क्वेश्चन, सवाल, विवाद उठता है। उदाहरण, नियम में लिखा है मिसकॉन्डक्ट, दुर्व्यवहार पर पनिशमेंट, सजा मिलेगी। एक एम्प्लॉयर ने किसी वर्कर को उसके सोशल मीडिया पोस्ट के लिए डिसमिस, बर्खास्त कर दिया और कहा कि यह मिसकॉन्डक्ट है। वर्कर कहता है कि मिसकॉन्डक्ट केवल फैक्ट्री के अंदर की चीजों पर लागू होता है। अब विवाद इंटरप्रिटेशन का है। समाधान कहां है? एम्प्लॉयर या प्रभावित वर्कर या उनकी ट्रेड यूनियन, कोई भी इस विवाद को सुलझाने के लिए ट्राइब्यूनल अधिकरण को अप्लाई आवेदन कर सकता है। सही जगह आवेदन उस ट्राइब्यूनल को दिया जाता है जिसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्रीय सीमा में वो फैक्ट्री या कंपनी स्थित है। ट्राइब्यूनल का काम है कि वो ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड, सभी संबंधित पक्षों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का उचित मौका दे। यानी वो एम्प्लॉयर और वर्कर्स दोनों की बात सुनेगा और फिर डिसाइड, निर्णय करेगा। अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन। ट्राइब्यूनल का यह निर्णय फाइनल एंड बाइंडिंग, अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसका मतलब है कि एक बार ट्राइब्यूनल ने जो अर्थ तय कर दिया उसे कंसर्न्ड एम्प्लॉयर और वर्कर्स दोनों को हमेशा मानना पड़ेगा और वे आसानी से इसे चैलेंज, चुनौती नहीं दे सकते। ये सबको शांति से काम करने में मदद करता है। यह कानून बहुत जरूरी है और हम इसे सबसे सरल हिंदी में एक छोटे बच्चे की तरह समझेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। यह कानून मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अंतर्गत आता है और यह बताता है कि मालिक, एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों, वर्कर के काम की शर्तों, कंडीशंस ऑफ सर्विस में बदलाव कैसे कर सकते हैं। धारा 40, बदलाव से पहले 21 दिन का रुकिए नियम, नोटिस ऑफ चेंज। ये इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कहता है कि मालिक को कोई भी जरूरी बदलाव करने से पहले कर्मचारियों को बताना जरूरी है और 21 दिनों तक इंतजार करना जरूरी है। मालिक की पाबंदियां, नो एम्प्लॉयर हु प्रपोजेस टू इफेक्ट एनी चेंज। इसका मतलब है कि किसी भी मालिक को अगर वो कोई बदलाव करना चाहता है तो वो बदलाव वो ऐसे ही नहीं कर सकता। ये बदलाव केवल उन चीजों पर लागू होता है जो 3rd शेड्यूल, तीसरी अनुसूची नामक खास सूची में दी गई हैं। यह सूची उन चीजों की है जो कर्मचारी की नौकरी के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे वेजेस, वेतन, आवर्स ऑफ वर्क, काम के घंटे, छुट्टी के नियम, लीव रूल्स और काम के नियम, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स। अगर मालिक इनमें से किसी भी चीज में बदलाव करना चाहता है तो उसे नीचे दिए गए 2 नियम मानने ही होंगे। 1. सूचना, नोटिस देना, गिविंग नोटिस विदाउट गिविंग टू द वर्कर्स लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सच चेंज अ नोटिस। मालिक को उन सभी वर्कर्स को नोटिस, लिखित सूचना देनी होगी जो उस बदलाव से प्रभावित होंगे। इस नोटिस में साफ साफ बताना होगा कि वो चेंज क्या है, द नेचर ऑफ द चेंज प्रपोज्ड। ये नोटिस उसी मैनर, तरीके से दी जानी चाहिए जैसा कि कानून में बताया गया है। 2. 21 दिन का इंतजार, 21 डे वेटिंग पीरियड, और विद इन 21 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस। नोटिस देने के बाद मालिक को कम से कम 21 दिन तक इंतजार करना होगा। वो 21 दिन से पहले वो बदलाव लागू नहीं कर सकता। ये 21 दिन का समय कर्मचारियों को सोचने, यूनियन से बात करने और जरूरत पड़ने पर विरोध, डिस्प्यूट दर्ज करने के लिए मिलता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर मालिक कल से मजदूरों की शिफ्ट टाइमिंग, शिफ्ट का समय बदलना चाहता है, जैसे सुबह 9 बजे की जगह 8 बजे करना, तो वो आज नोटिस देगा और बदलाव 21 दिन बाद यानी 22वें दिन से ही लागू हो सकता है। 21 दिन की ये वेटिंग पीरियड अनिवार्य है। अपवाद, प्रोविजो, जब सूचना जरूरी नहीं। यह हिस्सा बताता है कि कुछ खास सिचुएशंस, परिस्थितियों में मालिक को 21 दिन का नोटिस देना जरूरी नहीं है। 1. समझौता,
या सरकारी आदेश होने पर। सेटलमेंट और अवार्ड, where the change is effected in pursuance of any settlement or award, या in accordance with the orders of the appropriate government or in pursuance of any settlement or award। अगर मालिक और कर्मचारियों की यूनियन के बीच पहले से ही कोई सेटलमेंट समझौता हो चुका है, या अगर किसी कोर्ट, न्यायालय या ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण ने अवार्ड फैसला आदेश सुनाया है, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सक्षम सरकार ने खुद बदलाव का ऑर्डर आदेश दिया है, तो नोटिस की जरूरत नहीं है। सरल कारण, क्योंकि सेटलमेंट या अवार्ड या गवर्नमेंट ऑर्डर खुद ही नोटिस की तरह होते हैं और कर्मचारी पहले से ही इस बात से अवगत होते हैं। 2. सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों के नियम, where the workers likely to be affected by the change are persons to whom the fundamental and supplementary rules, civil services rules or the Indian Railway Establishment Code apply। अगर कर्मचारी सरकारी नौकर हैं, जैसे रेलवे या अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले, तो उनके लिए पहले से ही स्पेशल रूल बुक्स, विशेष नियम पुस्तिकाएं होती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज रूल्स या इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड। सरल कारण, उनके लिए ये सेक्शन 40 लागू नहीं होता, क्योंकि उनके अपने नियम काफी विस्तृत, डिटेल्ड होते हैं और वही लागू होते हैं। 3. आपातकालीन स्थिति में शिफ्ट बदलना। इमरजेंट सिचुएशन, आपातकालीन स्थिति। In case of emergent situation which requires change of shift or shift working। अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन, अचानक गंभीर आपातकाल आ जाती है, जिसकी वजह से मालिक को तुरंत शिफ्ट, काम करने का समय बदलना पड़ता है, तो 21 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। सुरक्षा नियम, सेफगार्ड, इन कंसल्टेशन विद ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। लेकिन मालिक को ये चेंज, बदलाव करने से पहले ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी GRC, कर्मचारी शिकायत निवारण समिति से कंसल्टेशन, सलाह मशविरा करना जरूरी है। ये GRC मालिक और मजदूरों दोनों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, ताकि मालिक किसी छोटे से कारण को आपातकाल बताकर नियम न तोड़ सके। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री में रात को हैवी रेन, भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है और रात की शिफ्ट को रोकना पड़ता है और सुबह की शिफ्ट को रात में काम करने के लिए बुलाना पड़ता है, तो मालिक बिना 21 दिन के नोटिस के ऐसा कर सकता है, पर GRC से तुरंत बात करनी होगी। धारा 41, सरकार की विशेष शक्ति, गवर्नमेंट्स ओवरराइड पावर। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सक्षम सरकार को ये शक्ति देता है कि वह सेक्शन 40, 21 दिन के नोटिस वाला नियम को कुछ परिस्थितियों में ओवरराइड खारिज कर सके। मालिक को भारी नुकसान, affect the employers so prejudicially that such application may cause serious repercussion on the industry concerned। अगर सरकार को लगता है कि किसी इंडस्ट्री, उद्योग या किसी खास तरह के काम करने वाले एस्टैब्लिशमेंट्स, प्रतिष्ठानों पर सेक्शन 40 लागू करने से मालिक को बहुत ज्यादा नुकसान, प्रेजुडिशियली होगा, और यह नुकसान इतना बड़ा होगा कि उस इंडस्ट्री पर सीरियस रिपरकशन, गंभीर उल्टा असर पड़ेगा, जैसे पूरा उद्योग बंद होने की कगार पर आ जाए। जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट, .in का लिंक दैट पब्लिक इंटरेस्ट सो रिक्वायर्स, और साथ ही सरकार को यह भी लगना चाहिए कि 21 दिन के नियम को हटाने से पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित यानी पूरे देश या जनता का भला होगा। सरकारी आदेश, .the का लिंक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई और शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। तब सरकार नोटिफिकेशन, आधिकारिक सूचना जारी करके ये आदेश दे सकती है कि सेक्शन 40 उस इंडस्ट्री पर या तो लागू नहीं होगा, शैल नॉट अप्लाई, या फिर कुछ खास शर्तों, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस के साथ लागू होगा। उदाहरण, एग्जाम्पल, मान लीजिए कि देश में एक जरूरी दवा बनाने वाली सारी कंपनियां, एक क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, अचानक ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण घाटे में जा रही हैं। अगर सरकार 21 दिन का इंतजार करती है तो सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं और देश में दवा की कमी हो सकती है। ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। इस स्थिति में सरकार सेक्शन 41 का इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि ये कंपनियां तुरंत वर्किंग आवर्स, काम के घंटे को एडजस्ट कर सकती हैं बिना 21 दिन का नोटिस दिए। इस तरह सेक्शन 40 कर्मचारियों को सुरक्षा देता है, जबकि सेक्शन 41 सरकार को यह शक्ति देता है कि वो देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े डिसीजंस, निर्णय ले सके। आपके कॉन्सेप्ट्स अब क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। जरूर, मैं आपको ये पूरा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, स्वैच्छिक मध्यस्थता का कॉन्सेप्ट हिंदी में सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम हर बात को विस्तार से समझेंगे और कोई भी डिटेल, विवरण नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर 6, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। अध्याय 6, विवादों का स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए संदर्भ। 1,
समझौता और आर्बिट्रेटर मध्यस्थ का चुनाव सेक्शन 42(1). कल्पना कीजिए कि एम्प्लॉयर मालिक और वर्कर्स श्रमिकों के बीच कोई बड़ी लड़ाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रही है, जैसे कि सैलरी वेतन बढ़ाने को लेकर, या उन्हें डर है कि ऐसी कोई लड़ाई शुरू होने वाली है, एप्रीहेंडेड। इस सिचुएशन स्थिति में अगर दोनों पक्ष मालिक और मजदूर सहमत होते हैं कि चलो हम अपनी लड़ाई किसी न्यूट्रल तटस्थ व्यक्ति से सुलझवाते हैं, तो वे एक रिटन अग्रीमेंट लिखित समझौता करते हैं। इस समझौते को आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मध्यस्थता समझौता कहते हैं। इस समझौते में उन्हें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का नाम उल्लेख करना होता है जो उनका फैसला करेंगे। इन्हें आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स कहते हैं। उदाहरण, एक फैक्ट्री में बोनस को लेकर विवाद है। मालिक और यूनियन लिखित में तय करते हैं कि वे MS ऋतु वर्मा, जो एक रिटायर्ड जज हैं, को अपना आर्बिट्रेटर चुनेंगे। 2. टाई होने पर अंपायर का काम सेक्शन 42(2). अगर समझौते में आर्बिट्रेटर्स की संख्या इवन नंबर सम संख्या में रखी गई है, जैसे 2 या 4, तो इस बात का खतरा है कि वे लोग बराबरी पर बंट जाएंगे, टाई हो जाएगा। इस टाई को तोड़ने के लिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में पहले से ही एक और व्यक्ति को अंपायर के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान रखा जाता है। अंपायर तब आता है जब आर्बिट्रेटर्स की ओपिनियन राय बराबर बंट जाती है। अंपायर जो भी फैसला लेता है वही फैसला प्रिवेल मान्य होता है और उसे ही इस कोर्ट संहिता के लिए अंतिम आर्बिट्रेशन अवार्ड मध्यस्थता अधिनिर्णय माना जाता है, यानी अंपायर का फैसला फाइनल अंतिम होता है। 3. समझौते के नियम और सरकार को जानकारी सेक्शन 42(3) और 42(4). आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 42(3) का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है और इसे पक्षों को सरकार द्वारा बताए गए तरीके प्रिस्क्राइब्ड मैनर से ही हस्ताक्षर करना होता है। ये समझौता एकदम ऑफिशियल आधिकारिक होना चाहिए। एक बार साइन होने के बाद 42(4) इस समझौते की एक कॉपी प्रति तुरंत अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार और कंसिलिएशन ऑफिसर, सुलह अधिकारी को भेजनी होती है, ताकि सरकार को पता चले कि मामला अब प्राइवेट आर्बिट्रेशन में चला गया है। 4. फैसले को सब पर लागू करना और सभी को मौका देना सेक्शन 42(5). यह सब सेक्शन उपधारा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यह संतुष्टि हो जाती है कि रेफरेंस संदर्भ करने वाले लोगों ने मेजॉरिटी बहुमत में एम्प्लॉयर और वर्कर्स दोनों का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व किया है, तो सरकार एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर सकती है। इस नोटिफिकेशन के बाद वे एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पर साइन नहीं किए थे लेकिन इस डिस्प्यूट से कंसर्न्ड संबंधित हैं, उन्हें भी आर्बिट्रेटर के सामने अपना पक्ष केस रखने का अपॉर्चुनिटी अवसर दिया जाता है। उदाहरण, एक इंडस्ट्री में 10 कंपनियां हैं। अगर 6 बड़ी कंपनियों और 70% मजदूरों की यूनियन ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पर साइन कर दिया तो सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसके बाद बची हुई 4 कंपनियां और बाकी मजदूर भी आर्बिट्रेटर के सामने अपनी बात कह सकते हैं। वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? प्रोविजोस प्रोवाइडेड दैट, परंतु ये कि यहां बताया गया है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मजदूरों का पक्ष कौन रखेगा? जनरल डिस्प्यूट्स, सामान्य विवाद। अगर विवाद किसी मजदूर को निकालने, टर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्कर माइनस जैसे डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट का नहीं है बल्कि कोई सामान्य मुद्दा है। अगर वहां नेगोशिएटिंग यूनियन, बातचीत करने वाली यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल परिषद है तो वही प्रतिनिधित्व करेगी। यह पहली प्राथमिकता है। और भी अगर नेगोशिएटिंग बॉडी नहीं है तो वहां की ट्रेड यूनियन, व्यापार संघ रिप्रेजेंटेशन करेगी। अगर कोई ट्रेड यूनियन भी नहीं है तो मजदूर अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों को चुनेंगे और वे प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडिविजुअल टर्मिनेशन डिस्प्यूट, किसी एक मजदूर को निकालने का विवाद। इस स्पेसिफिक विशिष्ट मामले में वह कंसर्न्ड वर्कर, संबंधित श्रमिक, या तो इन पर्सन स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगा या अपने द्वारा ऑथोराइज्ड अधिकृत किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रखेगा। 5. अवार्ड जमा करना और हड़ताल रोकना सेक्शन 42(6) और 42(7). आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का काम है डिस्प्यूट की पूरी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। जांच पूरी होने के बाद वे अपना अवार्ड, फैसला हस्ताक्षर करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार को सबमिट जमा करते हैं। 42(6). अगर सरकार ने सब सेक्शन 5 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दी है तो सरकार ऑर्डर आदेश देकर उस स्ट्राइक, हड़ताल या लॉकआउट तालाबंदी को प्रोहिबिट रोक सकती है जो रेफरेंस की डेट तारीख पर चल रही थी। 42(7). ये इसलिए होता है ताकि जब आर्बिट्रेटर फैसला कर रहा हो तब काम और शांति बनी रहे। 6. अन्य कानून का लागू न होना सेक्शन 42(8). सबसे अंत में यह क्लियर स्पष्ट किया गया है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रोविजंस, प्रावधान इस सेक्शन धारा के तहत होने वाले आर्बिट्रेशन पर अप्लाई लागू नहीं होंगे।
इसका मतलब है कि ये इंडस्ट्रियल आर्बिट्रेशन का प्रोसेस प्रक्रिया एक स्पेशल विशेष प्रक्रिया है और इसे केवल इसी कोड के नियमों का पालन करना है। यह सुनिश्चित करता है कि मजदूरों के विवाद जल्दी और आसानी से सुलझें। वाह, ये बहुत ही अच्छा विचार है। मैं आपको इस कानून की पूरी जानकारी सबसे सरल हिंदी में समझाता हूं, जैसे आप एक जिज्ञासु बच्चे हैं और मैं आपका सबसे अच्छा शिक्षक हूं। हम हर बात को विस्तार से और आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट हो जाएं। यहां इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के चैप्टर 7 अध्याय 7 का विस्तृत विवरण दिया गया है। औद्योगिक झगड़ों को सुलझाने की व्यवस्था, मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। यह अध्याय हमें बताता है कि जब किसी कंपनी या फैक्ट्री में वर्कर्स, श्रमिकों और मैनेजमेंट प्रबंधन के बीच कोई बड़ा झगड़ा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, तो उसे कैसे ठीक किया जाता है। इसके लिए दो मुख्य अथॉरिटीज, प्राधिकरण बनाए गए हैं। पहले कंसिलिएशन ऑफिसर्स, समझौता अधिकारी, और फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, औद्योगिक अधिकरण। 1. समझौता कराने वाले अधिकारी, कंसिलिएशन ऑफिसर्स, सेक्शन 43। कंसिलिएशन ऑफिसर वो व्यक्ति होता है जो झगड़े को कोर्ट कचहरी ले जाने से पहले ही खत्म करवाने की कोशिश करता है। इसे समझौता अधिकारी कहते हैं। 43. 1. नियुक्ति और काम। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार माइनस केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यह पावर शक्ति है कि वो एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करके जितने चाहे उतने लोगों को अपॉइंट, नियुक्त कर सकती है। इनका मुख्य ड्यूटी, कर्तव्य है झगड़ों में मीडिएटिंग, मध्यस्थता करना और सेटलमेंट, समझौता को प्रमोट, बढ़ावा देना। सरल अर्थ, सरकार शांत कराने वाले लोगों को नौकरी देती है। इनका काम है दो लड़ने वाले पक्षों के बीच बैठकर बातचीत शुरू कराना और उन्हें फ्रेंडली, दोस्ताना तरीके से झगड़ा खत्म करने में मदद करना। उदाहरण, मान लीजिए कि 100 मजदूरों ने कहा कि वे 10 मिनट का लंच ब्रेक, दोपहर का भोजन अवकाश नहीं बल्कि 30 मिनट का ब्रेक चाहते हैं। मैनेजमेंट ने मना कर दिया। कंसिलिएशन ऑफिसर बीच में आकर दोनों से बात करता है और एक बीच का रास्ता सुझाता है, जैसे 20 मिनट का ब्रेक। अगर दोनों मान जाते हैं तो सेटलमेंट हो गया। 43. 2. कार्यक्षेत्र। एक कंसिलिएशन ऑफिसर को किसी स्पेसिफाइड एरिया, निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, या किसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज, निर्दिष्ट उद्योगों के लिए, या दोनों के लिए एक साथ अपॉइंट किया जा सकता है। उनकी नियुक्ति परमानेंटली, स्थायी रूप से भी हो सकती है या किसी लिमिटेड पीरियड, सीमित अवधि के लिए भी हो सकती है। सरल अर्थ, उनका काम का इलाका बटा होता है। जैसे एक अधिकारी सिर्फ दिल्ली के टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, कपड़ा कारखानों के झगड़े देखेगा। दूसरा अधिकारी पूरे महाराष्ट्र की माइनिंग इंडस्ट्री, खनन उद्योग के झगड़े देखेगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें टेम्पररी, अस्थायी तौर पर भी रखा जा सकता है। 2. औद्योगिक न्यायालय, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, सेक्शन 44। अगर कंसिलिएशन ऑफिसर से बात नहीं बनती तो मामला इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, औद्योगिक अधिकरण में जाता है। यह एक तरह का स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय है जो झगड़े को एडजुडिकेशन, न्यायिक निर्णय के द्वारा खत्म करता है, यानी यह अपनी तरफ से फाइनल बाइंडिंग डिसीजन, अंतिम बाध्यकारी फैसला सुनाता है। 44. 1. ट्राइब्यूनल का गठन और अधिकार, ज्यूरिसडिक्शन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन से एक या एक से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट गठित करती है। इनका मुख्य काम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन करना है। एक खास बात यह है कि जो ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसे एक पुराने एक्ट, अधिनियम, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 से जुड़े मामलों को भी देखने का जुरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र मिल जाता है। सरल अर्थ, सरकार इन विशेष अदालतों को बनाती है। ये कोर्ट झगड़ों को सुनकर फैसला देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कोर्ट को एक और काम दे दिया जाता है। मजदूरों की प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि माइनस उनकी बचत से जुड़े कानूनी झगड़ों को भी यही कोर्ट देखता है। 44. 2. ट्राइब्यूनल में कौन होगा। हर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर्स, 2 सदस्य होंगे। 1. जुडिशियल मेंबर, न्यायिक सदस्य। यह कानून का एक्सपर्ट, विशेषज्ञ होता है, जैसे कोई जज। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, प्रशासनिक सदस्य। यह मैनेजमेंट, प्रबंधन और सरकारी कामकाज का सीनियर एक्सपर्ट, वरिष्ठ विशेषज्ञ होता है। सरल अर्थ, फैसला सिर्फ कानून के हिसाब से नहीं होना चाहिए बल्कि ये भी देखना चाहिए कि उसे कंपनी में लागू करना प्रैक्टिकल, व्यावहारिक है या नहीं। इसलिए एक जज, जुडिशियल और एक व्यापार का जानकार, एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों साथ में बैठते हैं। 44. 3. बेंच का स्वरूप।
ट्राइब्यूनल में बेंच न्यायपीठ 3 तरह से बन सकती है। 1. जुडिशियल मेंबर जोड़ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों साथ में। 2. सिर्फ सिंगल जुडिशियल मेंबर। 3. सिर्फ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। 44. सेंट्रल गवर्नमेंट के सदस्यों के नियम। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं, रिक्रूटमेंट, भर्ती, सैलरीज एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते और रिमूवल हटाना जैसे नियम फाइनेंस एक्ट 2017, वित्त अधिनियम 2017 की सेक्शन 184 धारा 184 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त प्रोविजो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनने के लिए यह जरूरी है कि वो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव के रैंक पद से नीचे के पद पर न रहा हो। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर हमेशा एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। 44. स्टेट गवर्नमेंट के सदस्यों के नियम। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के नियम, वेतन और टर्म्स ऑफ सर्विस, सेवा की शर्तें स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रिस्क्राइब निर्धारित करती है। 44. वेतन की सुरक्षा। एक बार किसी मेंबर की नियुक्ति हो जाने के बाद उसके सैलरी, वेतन और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, सेवा की शर्तें को उसके डिसएडवांटेज नुकसान के लिए वेरीड बदला नहीं जा सकता। सरल अर्थ, जज की सैलरी को कभी कम नहीं किया जाएगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि जज किसी का डर रखे बिना इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर सही फैसला सुना सके। 44. कौन सा बेंच कौन सा केस देखेगा? ये सबसे जरूरी सबसेक्शन उपधारा है। यहां बताया गया है कि सबसे सीरियस केसेस, गंभीर मामले कौन देखेगा। केवल जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों मिलकर डिवीजन बेंच सिर्फ इन 5 कैटेगरीज 5 श्रेणियों के मामले देखेंगे। 1. ए स्टैंडिंग ऑर्डर, कंपनी के नियमों की इंटरप्रिटेशन, व्याख्या से जुड़े झगड़े। 2. बी डिस्चार्ज और डिसमिसल, किसी कर्मचारी को फायर निकालने करने या उसे वापस नौकरी पर रखने, रीइंस्टेटमेंट से जुड़े मामले। 3. सी स्ट्राइक और लॉकआउट, वर्कर्स द्वारा की गई स्ट्राइक, हड़ताल या मैनेजमेंट द्वारा की गई लॉकआउट, तालाबंदी इलीगल अवैध है या नहीं। 4. डी रिट्रेंचमेंट और क्लोजर, कर्मचारियों की छटनी, रिट्रेंचमेंट या फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद करने, क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के मामले। 5. ई ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स, ट्रेड यूनियन मजदूर संघ से जुड़े झगड़े। बाकी के मामले, इन 5 कैटेगरीज के अलावा जो भी मामले बचते हैं उन्हें सिर्फ सिंगल जुडिशियल मेंबर या सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर देखता है। 44. बेंच का अध्यक्ष, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जब ट्राइब्यूनल में दोनों सदस्य जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव साथ में बैठते हैं तो जुडिशियल मेंबर ही प्रिजाइड ओवर, अध्यक्षता करते हैं। वो ही पूरे प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही का नेतृत्व करते हैं। 44. 9 जज का पद खाली होने पर क्या होगा? अगर किसी जज का पद वैकेंसी खाली हो जाता है तो नए जज को प्रिस्क्राइब्ड मैनर, निर्धारित तरीके से तुरंत फिलअप भरा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि नया जज आने पर प्रोसीडिंग्स, केस की कार्यवाही को स्टार्ट ओवर शुरू से नहीं किया जाता, बल्कि जहां से छोड़ा गया था वहीं से कंटिन्यू जारी रखा जाता है। 44. 10 स्टाफ की व्यवस्था। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल का काम ठीक से चले, इसके लिए जुडिशियल मेंबर से कंसल्टेशन सलाह करके जरूरी ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ, अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराती है। यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपकी मदद करता हूं ताकि आपको ये कानून बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम इन नियमों को सबसे आसान हिंदी में समझेंगे, जैसे आप एक छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम सभी टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द को अंग्रेजी में ही रखेंगे ताकि आप सही नाम भी सीख सकें। भाग 1, ट्राइब्यूनल की स्थिरता, मजबूती, सेक्शन 45। यह सेक्शन भाग ये सुनिश्चित करता है कि काम से जुड़े विवादों को निपटाने वाली हमारी विशेष अदालत ट्राइब्यूनल एक बार बन जाने के बाद आसानी से बंद न हो सके। 1. अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की अंतिम प्रक्रिया। Original text. No notification of the appropriate government appointing any person as a judicial member or an administrative member of a tribunal shall be called in question in any manner. सबसे सरल हिंदी में, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, संबंधित सरकार, किसी व्यक्ति को ट्राइब्यूनल का जुडिशियल मेंबर, कानूनी सदस्य जो जज की तरह होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, प्रशासनिक सदस्य जो कामकाज के जानकार होते हैं, बनाती है, अपॉइंट करती है और इसका सरकारी ऐलान, नोटिफिकेशन कर देती है, तो उस अपॉइंटमेंट, नियुक्ति को कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से अदालत में चुनौती, कॉल इन क्वेश्चन नहीं दे सकता। यह अपॉइंटमेंट आखिरी और पक्की मानी जाएगी। उदाहरण, मान लीजिए सरकार ने एक बहुत ही अच्छे टीचर को गणित विभाग का हेड, मुखिया बना दिया। अब कोई दूसरा टीचर जो हेड नहीं बन पाया, वो इस बात पर झगड़ा नहीं कर सकता कि ये हेड क्यों बना। कानून कहता है, फैसला हो गया, अब काम शुरू करो। 2.
कमी होने पर भी काम नहीं रुकता। Original text. And no act or proceeding before the tribunal shall be called in question in any manner on the ground mainly of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of such tribunal. सबसे सरल हिंदी में, अगर ट्राइब्यूनल में कोई वैकेंसी, खाली पद है, जैसे कोई सदस्य बीमार हो गया या इस्तीफा दे दिया या उसे बनाने में कोई छोटी मोटी गलती, डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन रह गई है, तो भी ट्राइब्यूनल जो भी काम, एक्ट और प्रोसीडिंग कर रहा है उसे इन कमियों के कारण गलत नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरण, एक फैक्ट्री मालिक और मजदूरों के बीच बड़ा झगड़ा चल रहा है। ट्राइब्यूनल कई महीनों से सुनवाई कर रहा है और फैसला आने ही वाला है। अचानक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर छुट्टी पर चले जाते हैं, वैकेंसी। अगर ये नियम ना होता तो फैक्ट्री मालिक कह सकता था, एक सदस्य गायब है, इसलिए अब तक की सारी सुनवाई रद्द, वॉइड करो। लेकिन इस नियम के कारण अदालत का काम जारी रहता है और खाली सीट जल्द ही भर ली जाती है, जिससे न्याय मिलने में देर नहीं होती। भाग 2, राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, सेक्शन 46। यह ट्राइब्यूनल सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अदालत है जो पूरे देश को प्रभावित करने वाले बड़े बड़े झगड़ों को सुलझाती है। इसे नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल नित कहते हैं। 1. नित का गठन और कार्यक्षेत्र, सबसेक्शन 1। Original text. The central government may, by notification, constitute one or more national industrial tribunals for the adjudication of industrial disputes which, in the opinion of the central government, involve questions of national importance or are of such a nature that industrial establishments situated in more than one state are likely to be interested in or affected by such disputes. सबसे सरल हिंदी में, हमारी मुख्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक या एक से अधिक नित बना सकती है। ये तब होता है जब कोई औद्योगिक झगड़ा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक, देश के लिए बहुत जरूरी हो, क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 2, या ऐसा हो कि एक से ज्यादा राज्यों, मोर देन वन स्टेट की कंपनियों या फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स पर उसका असर पड़ सकता हो। एडजुडिकेशन का मतलब है कानूनी तौर पर फैसला सुनाना। उदाहरण, मान लीजिए सभी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों जैसे BSNL के कर्मचारियों ने एक साथ देशव्यापी हड़ताल, नेशनवाइड स्ट्राइक करने का फैसला किया। यह झगड़ा पूरे देश को प्रभावित करेगा, इसलिए इसे नित ही सुलझाएगा, न कि किसी एक राज्य का छोटा ट्राइब्यूनल। 2. नित के सदस्य, सबसेक्शन 2, जोड़। Original text. A national industrial tribunal shall consist of 2 members to be appointed by the central government, out of whom one shall be a judicial member and the other an administrative member. सबसे सरल हिंदी में, नित में हमेशा 2 सदस्य होंगे, एक जुडिशियल मेंबर, कानून का मास्टर, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, कामकाज का मास्टर। दोनों का अपॉइंटमेंट, नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये जरूरी है ताकि फैसला कानूनी रूप से सही हो और जमीनी सच्चाई के हिसाब से भी सही हो। 3. सदस्यों की ऊंची योग्यता, सबसेक्शंस 3 और 4। जुडिशियल मेंबर के लिए, Original text. A person shall not be qualified for appointment as the judicial member of a national industrial tribunal unless he is or has been a judge of a high court. सबसे सरल हिंदी में, जुडिशियल मेंबर बनने के लिए व्यक्ति का हाई कोर्ट, राज्य की सबसे बड़ी अदालत का जज होना या रह चुका होना जरूरी है। यह योग्यता इतनी ऊंची इसलिए रखी गई है ताकि वो बड़े झगड़ों को सुलझाने के लिए पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखता हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए, Original text. A person shall not be qualified for appointment as administrative member of a national industrial tribunal unless he is or has been secretary to the government of India or holding an equivalent rank in the central government or state government, having adequate experience of handling the labor-related matters. सबसे सरल हिंदी में, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनने के लिए व्यक्ति सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे ऊंचा अधिकारी होना चाहिए या उसके बराबर का पद, इक्विवेलेंट रैंक रखता हो। साथ ही उसे लेबर रिलेटेड मैटर्स, मजदूरों और काम से जुड़े मामलों को संभालने का बहुत अच्छा अनुभव, एडिक्वेट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सुनिश्चित करता है कि वो बड़े बड़े उद्योग और प्रशासनिक चीजों को समझता है। 4. नेतृत्व, नियम और स्टाफ, सबसेक्शंस 5, 6 और 7। नेतृत्व, सबसेक्शन 5, द जुडिशियल मेंबर शैल प्रिजाइड ओवर अ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। जुडिशियल मेंबर जज ही ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता प्रिसाइड ओवर करेंगे, यानी वही मुख्य अधिकारी होंगे और सभी मीटिंग्स का संचालन करेंगे। सेवा की शर्तें, सबसेक्शन 6, द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, देयर सैलरीज, अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, उनकी तनख्वाह, सैलरीज, भत्ते, अलाउंसेस और नौकरी के बाकी सभी नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, एक अलग नियम किताब में बताए जाएंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। स्टाफ, सबसेक्शन 7, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नित को काम करने के लिए जरूरी ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ, अधिकारी और कर्मचारी देगी।
लेकिन कितने लोग चाहिए ये फैसला जुडिशियल मेंबर से बात करके इन कंसल्टेशन विद लिया जाएगा ताकि काम सही ढंग से हो सके। ड्यू डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शनिंग। भाग 3 फैसलों का तरीका, सेक्शन 47। ये सबसे जरूरी भाग है। यह बताता है कि ट्रिब्यूनल या नित में फैसला कैसे किया जाता है, खासकर तब जब दोनों सदस्य एक दूसरे से सहमत ना हो। 1. सर्वसम्मति, कंसेंसस आवश्यक। सबसेक्शन 1। Original text. The decision of a tribunal or a national industrial tribunal, as the case may be, shall be by consensus of the members. सबसे सरल हिंदी में, ट्रिब्यूनल या नित का फैसला तभी लागू होगा जब दोनों सदस्य पूरी तरह से सहमत हों। कॉन्सेंसस, सर्वसम्मति का मतलब है कि दोनों की राय एक जैसी होनी चाहिए। एक कानूनी जानकार और एक प्रशासनिक जानकार दोनों की हाँ जरूरी है। 2. असहमति पर रेफरेंस। सबसेक्शन 2। Original text. If the members of a tribunal or a national industrial tribunal differ in opinion on any point, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the appropriate government. सबसे सरल हिंदी में, अगर दोनों सदस्य किसी एक या एक से ज्यादा बात पर सहमत नहीं हो पाते, डिफर इन ओपिनियन, तो वे साफ साफ लिखेंगे कि किस बात पर वे सहमत नहीं हैं। फिर वे इस असहमति को सरकार के पास भेज देंगे, मेक अ रेफरेंस टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 3. टाई ब्रेकर का नियम। सबसेक्शन 3। Original text. The appropriate government shall, on receipt of a reference made under subsection 2, appoint a judicial member of other tribunal or a national industrial tribunal who shall hear the point or points himself, and such point or points shall be decided according to the majority of the members of a tribunal or a national industrial tribunal, as the case may be, who have first heard the case, including the judicial member of the other tribunal who heard the case thereafter. सबसे सरल हिंदी में, जब सरकार को असहमति वाला रेफरेंस मिलता है तो वो एक तीसरे व्यक्ति को लाती है जो हमेशा दूसरे ट्राइब्यूनल का जुडिशियल मेंबर जज होता है। ये तीसरा जज सिर्फ उस पॉइंट बात को सुनता है जिस पर झगड़ा है, पूरे केस को नहीं। अब फैसला मेजॉरिटी बहुमत से होगा। इसका मतलब है कि 3 लोग वोट करेंगे। 1. ओरिजिनल जुडिशियल मेंबर। 2. ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। 3. नए जुडिशियल मेंबर जो टाई ब्रेकर हैं। जिस पक्ष में 2 वोट पड़ते हैं वही फैसला माना जाता है। उदाहरण, एक कंपनी को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए या नहीं, इस पर असहमति है। 1. ओरिजिनल जेएम, हाँ जुर्माना लगाओ। 2. ओरिजिनल एएम, नहीं जुर्माना मत लगाओ। 3. टाई ब्रेकर जेएम को बुलाया गया, उन्होंने सुना और वोट दिया, हाँ जुर्माना लगाओ। 4. नतीजा, हाँ को 2 वोट और नहीं को 1 वोट मिला, इसलिए कंपनी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यह मेजॉरिटी रूल ये सुनिश्चित करता है कि असहमति के बावजूद फैसला फौरन और पक्का हो सके। जरूर, मैं आपके लिए ये पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सरल हिंदी में समझाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हम हर एक सेक्शन और उसके डिटेल्स को विस्तार से देखेंगे। सेक्शन 48, ट्रिब्यूनल जज के चुनाव के नियम, रूल्स फॉर चूजिंग द ट्राइब्यूनल जज। पैराग्राफ 1, नियुक्ति और स्वतंत्रता, अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस। यह सेक्शन बताता है कि ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण या नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल नित, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का सदस्य मेंबर कौन बन सकता है और कौन नहीं। रूल यह है कि किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त अपॉइंटेड नहीं किया जाएगा या वह इस पद पर बना नहीं रह सकता, कंटिन्यू इन द ऑफिस, अगर वो 2 शर्तों को पूरा नहीं करता है। पहली शर्त है कि वो इंडिपेंडेंट पर्सन, स्वतंत्र व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे पूरी तरह से निष्पक्ष, न्यूट्रल होना चाहिए। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर किसी बिस्किट फैक्ट्री में मजदूरों और मालिक के बीच झगड़ा है तो ट्राइब्यूनल का मेंबर न तो उस फैक्ट्री का मालिक हो सकता है और न ही मजदूरों का नेता। उसे उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद और उस पूरी बिस्किट इंडस्ट्री, उद्योग से अनकनेक्टेड, असंबंधित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि फैसला फेयर, निष्पक्ष हो। पैराग्राफ 2, आयु सीमा, एज लिमिट। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त रूल बी में है, ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो वह ट्राइब्यूनल का मेंबर नहीं बन सकता, और यदि वो पहले से मेंबर है तो उसे यह पद छोड़ना होगा। ये सीमा इसलिए रखी गई है ताकि इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति पूरी तरह से सक्रिय, एक्टिव और ऊर्जावान, एनर्जेटिक रहें। सेक्शन 49, विवाद सुलझाने वालों की शक्तियां और कार्यप्रणाली, पावर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ डिस्प्यूट सॉल्वर्स। 1.
प्रक्रिया में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर। पैराग्राफ 3, कार्यप्रणाली का चुनाव, चूजिंग द वर्किंग मेथड। सेक्शन 49(1) कहता है कि एक आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ, कंसिलिएशन ऑफिसर, सुलह अधिकारी, ट्राइब्यूनल या नित अपनी जांच या सुनवाई के लिए अपनी खुद की प्रोसीजर, कार्यप्रणाली चुन सकते हैं जिसे वे मे डीम फिट, उपयुक्त समझते हैं। उन्हें बस मुख्य कोड, कानून के प्रोविजंस, प्रावधानों का पालन करना होता है। सरल व्याख्या, सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसका फायदा यह है कि उन्हें सामान्य अदालत, सिविल कोड की तरह बहुत स्ट्रिक्ट, सख्त नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। यह प्रोसेस प्रक्रिया को बहुत फास्ट, तेज और सरल बनाता है ताकि औद्योगिक झगड़े जल्दी सुलझ सकें और काम रुकने से बचे। 2. जांच और परिसर में प्रवेश, इंक्वायरी एंड एंट्री इनटू प्रेमिसेस। पैराग्राफ 4, परिसर में प्रवेश की शक्ति, पावर टू एंटर प्रेमिसेस। सेक्शन 49(2) के अनुसार कंसिलिएशन ऑफिसर या ट्राइब्यूनल द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर, प्राधिकृत अधिकारी को यह शक्ति है कि वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट, प्रतिष्ठान, कंपनी के प्रेमिसेस, परिसर में एंटर, प्रवेश कर सकता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे किसी एग्जिस्टिंग, मौजूदा या एप्रीहेंडेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, आशंकित औद्योगिक विवाद की इंक्वायरी, जांच कर सकें। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर मजदूरों को लगता है कि फैक्ट्री की सुरक्षा ठीक नहीं है तो कंसिलिएशन ऑफिसर फैक्ट्री के अंदर जाकर मशीनों और वर्किंग कंडीशंस, काम करने की स्थितियों को इंस्पेक्ट, निरीक्षण कर सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें कंपनी को रीजनेबल नोटिस, उचित सूचना पहले से देनी होगी। 3. सिविल कोर्ट की शक्तियां, पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। पैराग्राफ 5, कानूनी अधिकार, लीगल अथॉरिटी। सेक्शन 49(3) सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि कंसिलिएशन ऑफिसर, ट्राइब्यूनल और नित के पास वही पावर्स, शक्तियां हैं जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत के पास होती हैं। ये शक्तियां उन्हें एनफोर्समेंट लागू करने, अटेंडेंस, उपस्थिति को सुनिश्चित करने और डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज मंगवाने के लिए मिली हैं। पैराग्राफ 6, न्यायिक शक्तियां और आपराधिक दंड, जुडिशियल पावर्स एंड क्रिमिनल पेनल्टीज। सेक्शन 49(3) OA से D के तहत उनकी मुख्य शक्तियां ये हैं। वे किसी भी व्यक्ति को ऑन ओथ, शपथ पर गवाही देने के लिए फोर्स, मजबूर कर सकते हैं। वे कंपनी को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, भौतिक वस्तुएं पेश करने के लिए कंपेल, बाध्य कर सकते हैं। जांच या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्राइब्यूनल का काम एक जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। सरल व्याख्या और प्रभाव, इसका मतलब है कि अगर कोई ट्राइब्यूनल में झूठ बोलता है तो उसे इंडियन पीनल कोड IPC की सेक्शन 193 के तहत परजुरी, झूठी गवाही के लिए सजा मिल सकती है। और अगर कोई ट्राइब्यूनल को बीच में रोकता है या इंसल्ट, अपमान करता है तो उसे सेक्शन 228 के तहत दंडित किया जा सकता है। यह ट्राइब्यूनल को पूरी अथॉरिटी, अधिकार देता है। सेक्शन 49(4) इसी बात को फिर से कंसिलिएशन ऑफिसर के लिए कंफर्म, पुष्टि करता है। 4. विशेषज्ञों की मदद और सरकारी सेवक, हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक सर्वेंट स्टेटस। पैराग्राफ 7, असेसर्स और पब्लिक सर्वेंट्स। सेक्शन 49(5) के तहत सरकार, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किसी विशेषज्ञ, एक्सपर्ट को असेसर, सलाहकार के रूप में अपॉइंट, नियुक्त कर सकती है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर मामला फैक्ट्री में हुए किसी तकनीकी हादसे से जुड़ा है तो एक इंजीनियर को असेसर बनाकर ट्राइब्यूनल को तकनीकी सलाह देने के लिए बुलाया जा सकता है। सेक्शन 49(6) कहता है कि सभी कंसिलिएशन ऑफिसर्स और ट्राइब्यूनल मेंबर्स को IPC की सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक माना जाता है। इससे उन्हें सरकारी कर्मचारी की सुरक्षा मिलती है और वे भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए अकाउंटेबल, जवाबदेह होते हैं। 5. लागत और फैसलों को लागू करना, कॉस्ट्स एंड इन्फोर्सिंग डिसीजंस। पैराग्राफ 8, खर्च का फैसला, डिसीजन ऑन कॉस्ट्स। सेक्शन 49(7) के अनुसार ट्राइब्यूनल के पास पूरी डिस्क्रेशन, विवेक या स्वतंत्रता है कि वो तय करे कि कानूनी कार्यवाही का कॉस्ट, खर्च कौन देगा और कितना देगा। सबसे खास बात यह है कि अगर कोई पक्ष कॉस्ट देने से मना करता है तो सरकार उस पैसे को अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल सकती है। यह वसूली का एक बहुत टफ, सख्त और क्विक, तेज सरकारी तरीका है। पैराग्राफ 9, अंतिम आदेश को लागू करना, इन्फोर्सिंग द फाइनल ऑर्डर। सेक्शन 49(9) अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्रोविजन, प्रावधान है। यह कहता है कि ट्राइब्यूनल का कोई भी अवार्ड, अंतिम फैसला या ऑर्डर, आदेश उसी तरह एग्जीक्यूटेड, लागू किया जाएगा जैसे सिविल कोर्ट का डिक्री, अंतिम निर्णय लागू होता है। इसके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर 21 इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर ट्राइब्यूनल ने कंपनी को एक कर्मचारी को नौकरी पर वापस रखने का अवार्ड दिया और कंपनी नहीं मानती है तो ट्राइब्यूनल एक सिविल कोर्ट की तरह ऑर्डर 21 का उपयोग करके कंपनी की प्रॉपर्टी, संपत्ति को अटैच, कुर्क या बैंक अकाउंट, बैंक खाता को फ्रीज करवा सकता है ताकि उसका फैसला एनफोर्स्ड, लागू हो सके।
सेक्शन 49(8) भी यही कन्फर्म करता है कि ट्राइब्यूनल को छोटे आपराधिक मामलों जैसे कोर्ट में बदतमीजी से निपटने के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत। इस विस्तृत एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।